हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबों का एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है रिस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये जो चैप्टर है ना रिस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, इसमें बहुत सारे सब हेडिंग्स हैं, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन पढ़ेंगे रिस्पिरेशन का, उसके बाद टाइप ऑफ रिस्पिरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और उसके साथ ही साथ क्या स्टडी करेंगे, अलग अलग जीवों में रिस्पिरेशन किस तरह से होता है। जैसे कॉकरोच में हो गया, फ्रॉग्स में हो गया, कैसे रिस्पिरेशन होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इसके अंतर्गत स्टडी करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रिस्पिरेशन होता क्या है। हम लोग जो भी भोजन करते हैं ना, भोजन खाते हैं, तो खाना पचने के बाद हम लोग के शरीर में जो छोटे छोटे सेल होते हैं, पहले के क्लास में आप पढ़े हैं कि हम लोगों का जो बॉडी होता है ना, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो जो भी हम लोग भोजन करते हैं वो क्या होता है, भोजन वही कोशिकाओं में जाकर के स्टोर हो जाता है, और बाद में उसी भोजन के टूटने से रिस्पिरेशन के कारण हम लोगों को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है ना प्यारे बच्चों। तो जो रिस्पिरेशन है ये मुख्य रूप से हमारे शरीर में एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या करता है, एनर्जी, विभिन्न कार्यों को करने के लिए। और इसी रिस्पिरेशन के बारे में भी हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एनसीईआरटी का कोई भी क्लास होता है ना, वो किससे शुरू होता है, एक स्टोरी से, बूझो का या फिर पहेली का कोई स्टोरी लेकर के शुरू होता है। तो यहाँ पे चलो हम लोग वहीं से स्टोरी को शुरू करते हैं। वन डे बूझो वॉज ईगरली वेटिंग टू मीट हिज ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, क्या होता है, एक दिन जो बूझो रहता है ना, वो अपने जो उसके दादा दादी होते हैं उनका बहुत क्या करता है, ईगरली, उत्सुकता के साथ इंतजार करते रहता है। हु वी आर कमिंग टू द टाउन आफ्टर अ ईयर, जो कहाँ से, शहर से आ रहे हैं एक साल के बाद। देखो, हम लोगों के भी जब पेरेंट्स बाहर से आते हैं ना, तो हम लोग क्या होता है, बहुत तेजी से दौड़ते हुए, भागते हुए उनसे मिलने के लिए जाते हैं ना। ही वॉज इन अ रियल हरी एज ही वॉन्टेड टू रिसीव देम एट द बस स्टॉप। वो क्या था, बहुत अधिक तेजी से भागते हुए, दौड़ते हुए कहाँ जाता है, बस स्टॉप पे जाता है, ताकि वो अपने पेरेंट्स से मिल सके। ही वॉज ब्रीदिंग रैपिडली, और इसके चलते चूंकि वो दौड़ते दौड़ते, भागते भागते वहां पे गया था, तो क्या हुआ, वहां पे जैसे ही वो पहुंचा, तो बहुत तेज तेज सांस ले रहा था। आगे क्या हुआ, हिज ग्रैंड मदर आस्क्ड हिम व्हाई ही वॉज ब्रीदिंग सो फास्ट। इस पर क्या करती है कि उनकी दादी माँ पूछती हैं कि बूझो, तुम इतना तेज तेज सांस क्यों ले रहे हो। तो आगे बताता है, बूझो टोल्ड हर दैट ही केम रनिंग ऑल द वे। तब बुज्झो कहता है कि दादी माँ मैं पूरे रास्ते दौड़ते दौड़ते आ रहा हूँ। कैसे आ रहा हूँ, दौड़ते दौड़ते आ रहा हूँ। बट द क्वेश्चन गोट स्टक इन हिज माइंड, और उसी समय एक प्रश्न उसके दिमाग में आता है, फंस जाता है ला करके। क्या कहता है, ही वंडर्ड व्हाई रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्टर। अब उसके दिमाग में चलने लगता है कि दौड़ने से आदमी तेज तेज सांस क्यों लेने लगता है। आप लोग भी अपने मन में ऐसा सोचते हुए कि जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं या दौड़ते हैं तो हम लोगों को तेज तेज सांस लेने की जरूरत क्यों पड़ती है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। और उसके लिए क्या चाहिए, क्योंकि जो ये एनर्जी रिलीज होता है ना, ये ऑक्सीजन जब सेल में पहुंचता है तो इसी का खेल होता है। तो ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड हमारे बॉडी में बढ़ जाता है। टू मीट द नीड ऑफ दिस ऑक्सीजन डिमांड व्हाट वी डू, अब हम लोग शुरू करते हैं बहुत तेज तेज सांस लेना। ठीक है, वी ब्रीथ फास्टर। यहां तक तो बात समझ में आ गई। द आंसर टू बुझोज क्वेश्चन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग व्हाई वी ब्रीथ ना। अब एक सवाल है कि व्हाई वी ब्रीथ, इसका आंसर भी मैं बता दिया हूं। आगे देखो, ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रिस्पिरेशन। देखो, जो ब्रीदिंग होता है ना, ये रिस्पिरेशन का क्या है, एक पार्ट है। लेट अस लर्न अबाउट रिस्पिरेशन। चलो अब हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, रिस्पिरेशन के बारे में पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। वाई डू वी रिस्पायर, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम लोग आखिर रिस्पिरेशन करते ही क्यों हैं, क्यों रिस्पायर करते हैं। तो इसका आंसर है, इन चैप्टर 2 यू लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द सेल। ठीक है, यहाँ पे यूनिट लिखा है या स्ट्रक्चर, दोनों एक ही बात है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलो, तो जो सेल है ना, हम लोगों का क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये छोटे छोटे टाइनी सेल से उनका बॉडी बना होता है। कहता है, अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इस सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस। और हम लोगों के बॉडी में अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं और वे क्या करते हैं, अलग अलग तरह के काम को करते हैं। जैसे
सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रेशन एंड रिप्रोडक्शन। वे अलग अलग तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। टू परफॉर्म दीज फंक्शंस, और इन सारे कामों को करने के लिए द सेल नीड्स एनर्जी। कोशिका को किसकी जरूरत होती है? सेल को हम लोग हिंदी में कोशिका बोलते हैं, ठीक है। तो सेल को जरूरत होती है एनर्जी की। किसकी जरूरत होती है मेरे प्यारे बच्चों? एनर्जी की जरूरत होती है ना। यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। इवन व्हेन वी आर ईटिंग, देखो जब हम लोग क्या करते रहते हैं, खाते रहते हैं, स्लीपिंग, रीडिंग, वी रिक्वायर एनर्जी, तब भी हम लोगों को किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। कुछ भी हम करते रहे अपने जीवन में, उस समय हम लोगों को किस चीज की जरूरत पड़ती है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। कैन यू से व्हाई आवर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली? अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आपके जो पेरेंट्स हैं क्यों आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों को रेगुलरली क्या करना चाहिए? भोजन लेना चाहिए। द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी। जो भोजन हम लोग खाते हैं ना, उसमें स्टोर्ड एनर्जी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर फूड में स्टोर्ड एनर्जी कैसे होता है? तो देखो जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, फोटोसिंथेसिस के कारण प्लांट क्या करते हैं? अपने फूड का निर्माण करते हैं। वही उनके क्या होता है, जो भोजन प्लांट से ही हम लोग भोजन लेते हैं और उस भोजन में वही एनर्जी स्टोर्ड रहता है, ठीक है। तो इसीलिए जब हम लोग भोजन करते हैं तो स्टोर्ड एनर्जी हम लोग अपने बॉडी में लेते हैं, विच इज रिलीज ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। और यही जो एनर्जी है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो रिस्पिरेशन के समय क्या होता है? हम लोगों के बॉडी से रिलीज होता है। और हम लोगों को क्या मिलता है? हम लोगों को उसी से जो है ना एनर्जी मिलता है। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ रही है? आगे देखो, कहता है देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर टू गेट एनर्जी। इसीलिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिस्पिरेशन करते हैं। किस लिए? टू गेट एनर्जी ना, ताकि उन लोगों को क्या मिल सके मेरे प्यारे बच्चों? ताकि उन लोगों को एनर्जी मिल सके भोजन से। आगे देखो, कहता है ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीद इन एयर, ठीक है। जब हम लोग सांस लेते हैं ना, ब्रीदिंग मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना, तो जो ये हम लोग सांस लेते हैं और इसको छोड़ते हैं, ये कहाँ पे होता है? हवा में होता है, ठीक है। ब्रीद इन एयर, ठीक है। आगे कहता है यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। आप लोग जानते हैं कि जो हवा होती है ना, हवा में क्या मुख्य रूप से होता है? हवा में होता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो जिस समय हम लोग श्वास लेते हैं, ठीक है, तो उस समय अंदर क्या जाता है? पूरा हवा जाता है, सिर्फ ऑक्सीजन तो जाता नहीं है। आगे देखो क्या बताया गया है, वी ब्रीद आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जिस समय हम लोग श्वास लेते हैं तो हम लोग का बॉडी जो हवा है उससे सिर्फ क्या ऑब्जर्व करता है? सिर्फ वो ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है। और जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग रिस्पायर करते हैं, मतलब अपने श्वास को बाहर निकालते हैं, छोड़ते हैं, बाहर करते हैं, तो उस समय क्या होता है? ब्रीद आउट जब करते हैं तो सिर्फ निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। यहां तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? कहता है द एयर वी ब्रीद इन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब देखो जब हम लोग अपने नाक से क्या करते हैं, नोस्ट्रिल से जब श्वास को लेकर के अपने लंग तक जाते हैं, तो वहां से फिर क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, वहां से ऑक्सीजन उसका किसमें? ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, वो हमारे फिर पूरे बॉडी में चला जाता है। और पूरे बॉडी के सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है, फिर वो नाक से हम लोगों का कहाँ आता है? बाहर आ जाता है। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड। देखो जो क्या होता है, जो हम लोग श्वास लेते हैं ना, उसमें क्या होता है बच्चे? उसमें ऑक्सीजन होता है। और जो ये ऑक्सीजन होता है ना, ये जो हम लोग फूड खाते हैं उसके किसके ब्रेकडाउन में मदद करता है, उसको तोड़ने में, छोटे छोटे भागों में तोड़ने में मदद करता है। आगे कहता है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ द एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रिस्पिरेशन। अब जो सेलुलर रिस्पिरेशन होता है उसका यहाँ पे दिया गया है डिफिनीशन, इसको आप लोग याद रखेंगे। कहता है कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ द फूड, जो भोजन के टूटने की जो प्रक्रिया है किसमें? सेल में, विद द रिलीज ऑफ द एनर्जी, और उसमें क्या एनर्जी रिलीज होता है, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन। क्लियर है? यहां तक किसी को तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। आगे देखो बताया गया है कि सेलुलर रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। देखो जो सेलुलर रिस्पिरेशन है ना, वो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सेल में हमेशा ये होते रहता है। यहां से यहां तक बात समझ में आप लोगों को आ गई होगी अच्छे से। आगे देखो, इन द सेल द फूड ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। अब देखो जो क्या होता है
कि सेलुलर रिस्पिरेशन के समय हम लोगों का जो फूड होता है ना, उसमें जनरली जो स्टोर फूड है वो क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो ये जो ग्लूकोज है ना बच्चे, ये टूट जाता है। किस चीज़ में टूटता है भाई, ये दो चीज़ों में टूट जाता है। पहले को हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और दूसरे को बोलते हैं वाटर। और इसके साथ ही साथ क्या निकलता है, इसके साथ ही साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ से निकलता है एनर्जी। क्या निकलता है, एनर्जी निकलता है, क्योंकि हमारे बॉडी को एनर्जी की ही तो जरूरत है, इसलिए तो रिस्पिरेशन हो रहा है। कहता है व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पिरेशन। देखो रिस्पिरेशन जो है ना दो तरह का होता है, ठीक है। पहले को हम लोग एरोबिक रिस्पिरेशन बोलते हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। और दूसरे को हम लोग बोलते हैं एनारोबिक रिस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। तो जो पहला टाइप यहाँ पे दिया गया है रिस्पिरेशन का, मैंने पहले ही बात किया था आप लोगों से कि यहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन भी पढ़ेंगे। तो अभी हम लोगों ने रिस्पिरेशन का डिफिनीशन पढ़ लिया। अब हम लोग टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन, चूंकि यहाँ पे अलग अलग करके आपके बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता देता हूं पहले ही, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। देखो यहां पे बताया गया है तुमको कि व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, किसकी बात चल रही है, ग्लूकोज की टूटने की बात चल रही है। अकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, अगर ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है तो इस तरह का जो रिस्पिरेशन होगा उसको हम लोग किस तरह का रिस्पिरेशन बोलेंगे, एरोबिक रिस्पिरेशन बोलेंगे। यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, और कभी कभी फूड क्या होता है बिना ऑक्सीजन के भी टूट जाता है छोटी छोटी भागों में, छोटी छोटी इकाइयों में। तो उस तरह का जो रिस्पिरेशन होगा उसको हम लोग एनारोबिक रिस्पिरेशन बोलते हैं। तो ये हो गया हमारे पास दूसरा टाइप, एंड ये कौन सा टाइप हो गया भाई, और ये हम लोगों का हो गया पहला टाइप। यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब देखो ब्रेकडाउन ऑफ फूड रिलीजेज एनर्जी, जब फूड का ब्रेकडाउन होता है तो उसमें जो स्टोर्ड एनर्जी होता है ना वो क्या होता है, रिलीज होता है मेरे प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पे बताया गया है, जो मैं ऊपर में बात किया हूँ वही बात यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे इक्वेशन बना करके बताया गया है आप लोगों को। देखो क्या है, ग्लूकोज होता है हम लोगों के फूड में स्टोर्ड एनर्जी के रूप में रहता है, केमिकल्स होते हैं ये ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब क्या होगा ऑक्सीजन का जब एब्सेंस होगा, मतलब जब ऑक्सीजन अनुपस्थित रहेगा, तो उस कंडीशन में जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनेगा, उस कंडीशन में पहला बनेगा अल्कोहल और दूसरा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। देखो पहला जो टाइप पढ़े थे जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट था, तो जब ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा तो ये ग्लूकोज टूट करके क्या क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और दूसरा वाटर बनाएगा और एनर्जी रिलीज होगा। लेकिन यहां पर जो बात चल रही है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में बात चल रही है, मतलब इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो जो दूसरा टाइप है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है उसके लिए यह क्या लिखा गया है, इक्वेशन लिखा गया है। अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यू शुड नो दैट देयर आर सम ऑर्गेनिज्म सच एज ईस्ट दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ द एयर। आप लोगों को पता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म्स ऐसे हैं जो एयर के एब्सेंस में भी क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ये जो ऑर्गेनिज्म्स हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको एनारोब्स बोलते हैं। क्लियर यहां तक प्यारे बच्चों, दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रिस्पिरेशन, और ये जो अपना एनर्जी है एनारोबिक रिस्पिरेशन के माध्यम से क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, लेते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज गिवन बिलो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, और साथ ही साथ क्या रिलीज होता है, साथ ही साथ रिलीज होता है यहाँ पे क्या बताओ, एनर्जी रिलीज होता है। क्या रिलीज हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, एनर्जी रिलीज होता है ना। चलो आगे देखते हैं कि तुम लोगों को आगे इसमें क्या बताया गया है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरे प्यारे बच्चों के लिए तो ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पे ब्लू कलर की पट्टी में क्या दिखाया गया है, ईस्ट्स आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। पहले भी आप लोग सुने होंगे ईस्ट का नाम, जिसको क्या करते हैं, कभी भी जाएंगे आप कहाँ पे, फास्ट फूड बनाने वाले के दुकान पे, और वहाँ पे जाकर के अगर आप बोलेंगे कि मुझे ईस्ट पाउडर दीजिए तो आपको व्हाइट कलर का एक पाउडर दिखाएंगे। एक्चुअली वो जो पाउडर है ना उसमें ये ईस्ट्स होते हैं, एक तरह के फंगस होते हैं। देखो क्या है, दे रिस्पायर। अब इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई, ये तो पहले सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, मतलब इनमें सिर्फ एक कोशिका होता है,
ईस्ट में। आगे देखो, दे रिस्पायर एनारोबिकली, और ये कैसे एनारोबिकली मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एनारोबिकली कहने का तात्पर्य क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जो इनका रिस्पिरेशन होता है एयर के एब्सेंस में होता है। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आइल्ड एल्कोहल, और जो रिस्पिरेशन है उस प्रोसेस के दौरान ये क्या बनाते हैं, एल्कोहल बनाते हैं। क्योंकि एनारोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है, एल्कोहल का ही फॉर्मेशन तो होता है। आगे देखो, दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर, इसीलिए इनका किस में उपयोग होता है, वाइन और बियर बनाने के लिए, एल्कोहल बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। आगे तुम लोगों को क्या समझाया गया है थोड़ा देखते हैं। आवर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रिस्पायर एनारोबिकली। अब देखो हम लोगों के बॉडी में जो मसल्स है ना, देखो हैंड में मेरा मसल है यहाँ पे, तो इसी तरह से जितने भी मसल सेल्स हैं वो भी क्या कर सकते हैं, दे कैन ऑल्सो रिस्पायर एनारोबिकली, ये भी एनारोबिकली रिस्पिरेशन कर सकते हैं, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, लेकिन कुछ समय के लिए ही ना। व्हेन देयर इज अ टेम्पररी डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, कभी कभी क्या होता है कि कुछ समय के लिए ऑक्सीजन की हमारे बॉडी में कमी हो जाती है, उस समय क्या करता है हमारा जो मसल है एनारोबिकली क्या करता है, उसमें रिस्पायर करता है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, देखो अब हमारे बॉडी में कब कब ऑक्सीजन की कमी होगी, तो जब हम लोग हैवी एक्सरसाइज करेंगे, या फिर फास्ट रनिंग बहुत तेज तेज दौड़ेंगे, या फिर साइकिलिंग करेंगे, या फिर वॉकिंग करेंगे फॉर अ मैनी आवर्स, बहुत देर तक जब हम लोग चलते फिरते हैं, तो उस समय क्या होता है, इसी तरह से वेट लिफ्टिंग और भी बहुत सारा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, तो उस समय हमारा जो बॉडी होता है ना, वहाँ पे एनर्जी की डिमांड क्या होती है, बहुत हाई हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड, और उस समय हमारे बॉडी में जो एनर्जी की सप्लाई होती है वो क्या हो जाती है, बहुत लिमिटेड हो जाती है। अरे ये बात समझ में। देन अब उस कंडीशन में क्या होता है, देन एनारोबिक रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल सेल्स, तो जो एनर्जी का डिमांड है ना उसको पूरा करने के लिए हमारा मसल सेल क्या करता है, एनारोबिकली रिस्पायर करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जब इसमें एनारोबिकली रिस्पिरेशन होगा तो जो एनर्जी का डिमांड है वो क्या होगा, मसल सेल्स में फुलफिल हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक इक्वेशन आपके बुक में दिया गया है, देखिए यहाँ पे स्टोर्ड फूड तो ग्लूकोज ही होता है, ग्लूकोज इन मसल्स, जो हमारा मसल सेल्स है वहाँ पे ग्लूकोज है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, चूंकि ऑक्सीजन की कम मात्रा है, हम लोग दौड़ रहे हैं, हम लोगों का ऑक्सीजन का डिमांड श्वास लेने से जल्दी जल्दी पूरा नहीं हो रहा है इनहेलेशन से, तो क्या हो रहा है, इस कंडीशन में हमारे मसल सेल में एक केमिकल बनता है, उस केमिकल का नाम क्या है भाई, लैक्टिक एसिड है। क्या नाम है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बनेगा और साथ में क्या निकलेगा, साथ में निकलेगा एनर्जी। तो यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। देखो ये व्यक्ति जो है ये क्या कर रहा है, बहुत तेज तेज दौड़ रहा है, दौड़ने से क्या हो रहा है कि इसके जो मसल सेल्स हैं उसमें क्या बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो इनका जो मसल सेल होगा, थाई होगा, यहाँ पे बनता है लैक्टिक एसिड। अब देखो इस लैक्टिक एसिड से क्या होता है, लैक्टिक एसिड का बाद में क्या होता है, इसकी स्टोरी आप लोगों के बुक में बताई गई है आगे, तो मैं अभी उसी को थोड़ा सा बड़ा करता हूं ताकि उसको मैं अपने बच्चों को समझा सकूं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज, जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या साइकिलिंग करते हैं तो आप लोगों के मसल्स में भी क्रैम्प होता होगा, मतलब दर्द होता होगा, कस के होता है ना, मसल क्रैम्प्स होते हैं ना, ये क्यों होता है, द क्रैम्प्स अकर्स व्हेन मसल सेल्स रिस्पायर एनारोबिकली। ये क्रैम्प्स इसलिए आ रहे हैं कि जो आपके मसल सेल्स है ना वो एनारोबिकली क्या किए हैं, रिस्पिरेशन किए हैं। आ रही है बात समझ में यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों। द पार्शियल ब्रेकडाउन, और इसमें क्या हो रहा है, जो ग्लूकोज है उसका पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है। कैसा, पूरी तरह से ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, पूरा उसका ब्रेकडाउन नहीं हो पा रहा है, तो और इसके चलते क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इसके चलते प्रोड्यूस हो रहा है लैक्टिक एसिड। क्या प्रोड्यूस हो रहा है, लैक्टिक एसिड। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल क्रैम्प, और यही जो लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो जा रहा है, एक्यूमुलेट हो जा रहा है, मतलब एक जगह जमा हो जा रहा है, जिसके चलते क्या हो रहा है, मसल्स में क्रैम्प्स आ रहे हैं। यहाँ तक की बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर हॉट वाटर बाथ। अब देखो ये जो क्रैम्प बन रहा है, दर्द हो रही है मसल सेल्स में, अब इससे हम लोग छुटकारा कैसे पा सकते हैं, तो इससे छुटकारा पाने का 2 तरीका बताया गया है आपके बुक में। पहला बात तो यह है कि आप लोगों को वाटर बाथ लेना चाहिए, मतलब हम लोग जब गर्म पानी से स्नान करते हैं तो ये क्रैम्प क्या हो जाता है,
कम हो जाता है। आगे आप लोग क्या कर सकते हैं, मसाज करवा सकते हैं अपने बॉडी में, जैसे तेल का मालिश करवा सकते हैं। इससे भी क्या होगा, जो क्रैम्प है वो कम हो जाएगा। कैन यू गेस वाई इट इज सो, ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? तो देखो यहाँ पे बताया गया है आगे उसका आंसर। हॉट वाटर बाथ और मसाज इंप्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। जब हम लोग गर्म पानी से स्नान करते हैं या फिर क्या करते हैं भाई, मसाज करवाते हैं, तो उस समय क्या होता है, हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज हो जाता है। एज ए रिजल्ट, जिसके कारण क्या होता है, द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स इंक्रीजेज। तो हमारे बॉडी में मसल सेल में किसकी, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है ना, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है। द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे बॉडी में बढ़ेगी मेरे प्यारे बच्चों, तो जो लैक्टिक एसिड बना है ना, वो लैक्टिक एसिड क्या हो जाएगा, उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। यहां तक आप लोगों को बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग ब्रीदिंग के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ब्रीदिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो इसमें एक एक्टिविटी दिया गया है, एक्टिविटी 10.1। देखो इसमें क्या बताया गया है, कहता है कॉशन, सबसे पहले तुम्हें समझाया गया है, डू दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर। ये जो एक्टिविटी है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसको टीचर के देखरेख में ही तुम्हें करना है। कहता है क्लोज योर नोस्ट्रिल्स एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट द वॉच। हम लोगों को क्या करना है भाई, जब इस तरह का एक्टिविटी करेंगे तो उसमें बिल्कुल सावधान रहना है, ठीक है। और बच्चे क्या करेंगे इस एक्टिविटी में, अपने नाक को और मुंह को अच्छे से बंद करेंगे, ऐसे ऐसे, और सांस को रोक कर रखेंगे, और साथ ही साथ क्या करेंगे, स्टॉप वॉच चालू कर देंगे, उसमें देखेंगे व्हाट डिड यू फील आफ्टर सम टाइम। कुछ समय के बाद तुम कैसा फील करते हो, यू फील सैफोकेटेड। तुम कैसा अनुभव करते हो प्यारे बच्चे, सैफोकेटेड, मतलब तुम्हें घुटन होने लगती है। हाउ लॉन्ग वेयर यू एबल टू कीप बोथ ऑफ देम, कहता है हाउ लॉन्ग वेयर यू एबल टू कीप बोथ ऑफ देम क्लोज्ड, मतलब नाक और मुंह को आप कितने देर तक इसी तरह से बंद करके रख सकते हैं। नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रीथ, ठीक है, और उस समय को आप लोगों को लिख करके रखना है। सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीदिंग। हम लोग ज़्यादा देर तक बिना सांस लिए जिंदा नहीं रह सकते हैं। कहता है कि ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीदिंग का अर्थ होता है कि जो हम लोग श्वास ले रहे हैं उसको भीतर ले जाना, जिसमें क्या घुला हुआ है, ऑक्सीजन घुला हुआ है, टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन, ठीक है। और क्या है भाई उसके साथ ही, गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम लोग सांस लेते हैं इसमें यही तो होता है ना प्यारे बच्चे, हम लोग श्वास को पहले भीतर ले जाते हैं, उसमें ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है वो, और लास्ट में क्या करते हैं हम लोग श्वास को बाहर छोड़ते हैं, गिव आउट करते हैं, उस समय उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। द टेकिंग इन ऑफ द एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। देखो जब हम लोग सांस को अंदर लेते हैं ना ऐसे ऐसे, तो ये जो है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, और ये क्या करते हैं, इस समय हम लोग इस प्रोसेस को कहते हैं इनहेलेशन, मतलब इस समय हम लोग श्वास को भीतर भर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं। एंड गिविंग आउट, अब जो श्वास को हम लोग बाहर भर फेंकते हैं, बाहर की ओर निकालते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो होता है एयर, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं एक्सहेलेशन, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है एक्सहेलेशन, इसको हम लोग बोलते हैं। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और ये क्या है, हमारे पूरे जीवन ये जो प्रोसेस है ना चलते रहता है, चाहे हम लोग जितने दिनों तक जिंदा रहें, एक बार जन्म के समय ये जो श्वास लेने की जो प्रक्रिया शुरू होती है ये पूरी लाइफ चलते रहती है। कहता है ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म्स ना, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज टर्म्ड एज द ब्रीदिंग रेट। अब देखो 1 मिनट में हम लोग जितना बार श्वास लेते हैं अंदर और जितना बार श्वास बाहर छोड़ते हैं, इसको जब हम लोग काउंट करेंगे तो इसको कहते हैं ब्रीदिंग रेट। क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग रेट। ये भी आप लोगों से कभी कभी इसका डिफिनेशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान से याद कर लेना है कि द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट
इज टर्म्ड एज ब्रीदिंग रेट। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखो, ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस अल्टरनेटली। जो ब्रीदिंग हम लोग करते हैं तो एक बार श्वास को भीतर भरते हैं और फिर छोड़ते हैं, तो एक बार भीतर भरने और छोड़ने का जो साइकिल है पूरा कंप्लीट, उसको वन टाइम हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं। या ब्रीद मीन्स वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन। यहाँ पे दिया गया है एक जो कंप्लीट ब्रीदिंग होती है ना, उसमें वन इनहेलेशन शामिल होता है और साथ ही साथ वन एक्सहेलेशन शामिल होता है। मतलब एक बार सांस भीतर भरने और बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, इसको एक साथ जब हम लोग लेते हैं तो उसको हम लोग एक बार ब्रीदिंग काउंट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तब इस तरह से हम लोग ब्रीदिंग निकाल सकते हैं, ब्रीदिंग रेट, कि एक मिनट में कितने बार ब्रीदिंग हुई है। बूझो नोटिस्ड दैट when he released his breath after holding it for some time, he had to breathe heavily. Can you tell him why it was so? कहता है बूझो जो है ना, उसने नोटिस किया कि जब कुछ देर तक वह सांस रोकने के बाद जब उसको बाहर छोड़ता है तो उसको बार बार श्वास लेने की ज़रूरत पड़ती है। आप लोगों को पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी हो जाती है। अरे ये बात समझ में? तो उस कमी को, और चूंकि एनर्जी का डिमांड तो हमको हमेशा है, तो एनर्जी भी बहुत प्रॉपर मात्रा में हमारे बॉडी को नहीं मिल पाता है, और वो जो डिफिशियंसी हुई है उस नीड को पूरा करने के लिए हम लोगों को ज़्यादा क्या करना पड़ता है, श्वास लेना पड़ता है, हम लोगों को ब्रीथ करना पड़ता है ना मेरे प्यारे बच्चों। चलो देखो आगे क्या बताया गया है। यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीदिंग रेट। क्या आप लोग भी अपना ब्रीदिंग रेट निकालना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू नो वेदर इट इज constant or it changes according to the requirement of oxygen by the body? अब ये जो ब्रीदिंग रेट है ना, क्या ये हमेशा एक समान ही बना रहता है या फिर हम लोगों के बॉडी के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ये बदलते रहता है? चलो इसको समझते हैं। लेट अस फाइंड आउट बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। इस बात को समझने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे। यह है एक्टिविटी 10.2। देखो इसमें क्या करवाया गया है। जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीदिंग। हम लोगों को पता ही नहीं चल पाता है, हम लोग जब काम में व्यस्त रहते हैं, कि हम लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं। हाउएवर इफ यू ट्राई यू कैन काउंट योर रेट ऑफ ब्रीदिंग। लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो आप लोग अपने ब्रीदिंग को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। जो श्वास लेने की जो गति है ना, उसको आप लोग काउंट कर सकते हैं। ब्रीदिंग इन एंड आउट नॉर्मली, कितना बार हम भीतर श्वास भर रहे हैं और कितना बार बाहर निकाल रहे हैं। फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट इन अ मिनट। आप लोग क्या करेंगे, स्टॉप वॉच की सहायता से इसको काउंट करके लिख सकते हैं। डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम्स एज यू एक्सहेल्ड। जितना बार आप लोग इनहेलेशन करते हैं उतना बार आप लोग एक्सहेलेशन भी करते हैं। नाउ काउंट योर ब्रीदिंग रेट। और उसके बाद आप लोग इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, अपने ब्रीदिंग रेट को काउंट कर सकते हैं। रिकॉर्ड योर ब्रीदिंग रेट एज सुन एज यू फिनिश्ड एंड ऑल्सो आफ्टर कंप्लीट रेस्ट। ठीक है, चलो टेबुलेट योर फाइंडिंग्स एंड कंपेयर योर ब्रीदिंग रेट अंडर डिफरेंट कंडीशंस विथ दोज ऑफ योर क्लासमेट्स। आप लोगों को जो ब्रीदिंग रेट है ना, अलग अलग कंडीशंस में काउंट करना है। जैसे आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करके ब्रीदिंग रेट को काउंट कर सकते हैं। आप जिस समय झपकी लेते हैं उस समय एक ब्रीदिंग रेट को काउंट कर सकते हैं। आप जिस समय कोई नॉर्मल काम करते हैं उस समय ब्रीदिंग रेट को काउंट कर सकते हैं। फ्रॉम द एबव एक्टिविटीज यू मस्ट हैव रियलाइज दैट व्हेनेवर अ पर्सन नीड्स एक्स्ट्रा एनर्जी। और इन सारी एक्टिविटीज़ के बाद आप रियलाइज़ करेंगे कि जब किसी व्यक्ति को एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता होती है, ज़्यादा एनर्जी हमारे बॉडी को चाहिए होता है एक्सरसाइज वगैरह के बाद, तो क्या करते हैं हम लोगों का जो ब्रीदिंग रेट होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, फास्टर हो जाता है। एज अ रिजल्ट मोर ऑक्सीजन क्या होता है हमारे बॉडी में पहुंच पाता है। यहाँ पे देखो तुम्हारा जो दिया गया है, चेंजेज इन ब्रीदिंग रेट अंडर डिफरेंट कंडीशंस। अलग अलग कंडीशन में जो ब्रीदिंग रेट क्या होता है, चेंज होता है, उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, खुद से कर लेंगे कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं आगे और आगे की बात को समझते हैं। कहता है कि ऑन एन एवरेज एन एडल्ट ह्यूमन being at rest breathe in and out 15 to 18 times in a minute। देखो जो एवरेज एडल्ट होता है ना, वो कितना बार श्वास लेता है, 15 to 18 टाइम्स, मतलब 15 से 18 बार एक मिनट में हम लोग क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। यही हम लोगों का ब्रीदिंग रेट होता है नॉर्मल।
ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, लेकिन जब हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज या साइकिलिंग करते हैं या फिर दौड़ते हैं, द ब्रीदिंग रेट कैन इंक्रीज अप, तो उस समय हम लोगों का जो ब्रीदिंग रेट है, श्वास लेने की गति है, वो क्या होता है, बढ़ जाती है। वो कितना हो जाती है, अप टू 25 टाइम्स, वो 25 बार हो जाती है 1 मिनट में, पर मिनट, वाइल वी एक्सरसाइज। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, नॉट ओनली डू वी ब्रीथ फास्ट, उस समय सिर्फ हम लोगों का ब्रीदिंग रेट ही फास्ट नहीं होता है, उस समय क्या होता है, हम लोग डीप ब्रीथ भी करते हैं, बहुत नीचे तक क्या करते हैं, श्वास को भरते हैं, बहुत नीचे तक श्वास को भरते हैं, एंड दस इनहेल मोर ऑक्सीजन, और इस तरह से हम लोग ज़्यादा ऑक्सीजन क्या करते हैं, लेते हैं अपने बॉडी में। आगे देखो बताया क्या है कि सप्लाइड टू आर सेल्स, जो ऊपर पढ़ रहे थे ना वो यहाँ पे थोड़ा कंटिन्यू हो गया, बुक में दिया हुआ रहता है इस तरह से तो थोड़ा सा छूट जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। इट स्पीड्स अप द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज। क्या होता है कि जब हम लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ना, तो उस समय हम लोगों का ब्रीदिंग रेट तेज हो जाता है और उससे बहुत अधिक ऑक्सीजन का सप्लाई हमारे बॉडी में बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, जो फूड का ब्रेकडाउन का स्पीड है ना, वो बढ़ जाता है और ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने लगता है। यहां तक यही बात आप लोगों को समझाया गया है। आगे बताया गया है, डज दिस एक्सप्लेन व्हाई डू वी फील हंग्री आफ्टर अ फिजिकल एक्सरसाइज। इससे आप लोगों को पता चल गया होगा कि जब आप लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, तो उस समय आप लोगों को भूख बहुत तेज तेज क्यों लगती है। व्हेन यू फील ड्राउजी, अब देखो एक और कंडीशन है, जब हम लोग क्या होता है, थोड़ा सा आराम रिलैक्स के मूड में आते हैं या ऐसे झूमते रहते हैं, डज योर ब्रीदिंग रेट स्लो डाउन, तो उस समय क्या आप लोगों का ब्रीदिंग रेट स्लो हो जाता है। हाँ ऐसा होता है, हम लोगों का ब्रीदिंग रेट थोड़ा स्लो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, जब तुम हायर क्लासेस में जाओगे तो वहाँ थोड़ा उल्टा पढ़ोगे। कुछ लोगों में कुछ बीमारियाँ होती है जिनके चलते उनका ब्रीदिंग रेट बहुत नीचे चला जाता है या बहुत हाई भी हो जाता है उस कंडीशन में, तो वो सब क्या है, एबनॉर्मलिटीज़ है, उनके बारे में आप लोग आगे के क्लास में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। डज योर बॉडी रिसीव सफिशिएंट ऑक्सीजन, क्या आपका बॉडी उस समय भी सफिशिएंट ऑक्सीजन रिसीव करता है। हाँ उस समय भी हमारा बॉडी सफिशिएंट ऑक्सीजन रिसीव करता है, चूंकि हम लोग बहुत ज़्यादा ऊर्जा की उस समय ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए कम ऑक्सीजन में भी काम हमारा चल जाता है। देखो नाउ वी हैव फिगर 10.3, अब हम लोगों के पास एक फिगर दिया गया है 10.3, इसमें क्या दिखाया गया है, सोज द वेरियस एक्टिविटीज कैरीड आउट बाय अ पर्सन ड्यूरिंग अ नॉर्मल। देखो यहाँ पे बहुत सारे फिगर्स तुमको दिख रहे होंगे, दिख रहा है, देखो ये क्या कर रही है, ये जो आंटी हैं यहाँ पे कपड़ा धो रही हैं, ये बच्चा जो है यहाँ पे सोया हुआ है, ये अंकल जी क्या कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, टहल रहे हैं, ये लड़की भी कुछ खेल रही है, यहाँ पे ये सीढ़ी से चढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है। कहता है वेरिएशन इन द ब्रीदिंग रेट ड्यूरिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़, और जब हम लोग अलग अलग एक्टिविटी को करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो ब्रीदिंग रेट है वो अलग अलग हो जाता है। तो इसका आप लोग क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट बना सकते हैं, एक चार्ट आप लोग क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बना सकते हैं। क्यों, चूंकि जो ज़्यादा हैवी काम होगा उसमें ब्रीदिंग रेट हमारा ज़्यादा रहेगा, और देख लीजिएगा जो हल्का काम होगा या फिर जिस समय हम लोग झपकी लेते हैं या सोते हैं उस समय हम लोगों का ब्रीदिंग रेट क्या हो जाता है, लो हो जाता है, स्लो हो जाता है। आगे देखो, पहली वॉन्ट्स टू नो वाई वी यार्न व्हेन वी आर स्लीपी और ड्राउजी। कहता है ये कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, पहली यहाँ पे जानना चाहती है कि जिस समय हम लोग क्या होता है ना कि नींद हम लोगों को आने वाला रहता है तो उस समय हम लोग ऊंघाई लेते हैं या जम्हाई आप उसको बोल सकते हैं, ऐसा क्यों होता है, हम लोग क्यों यार्निंग करते हैं ना, ऐसे वाला करते हैं ना, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए होता है कि जिस समय हम लोग स्लीपी होते हैं तो हम लोगों का जो ब्रीदिंग रेट है कम हो जाता है और हम लोगों के ब्रेन में जो ऑक्सीजन सप्लाई है ना वो कम हो जाता है और बॉडी में भी ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है। तो उस ऑक्सीजन के डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या करता है, हम लोग क्या करते हैं कि यॉर्निंग करते हैं, मतलब जम्हाई लेते हैं, तो उससे हम लोग हमारे बॉडी की जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो पूरी हो जाती है। आगे देखो, कैन यू से इन विच एक्टिविटी द रेट ऑफ ब्रीदिंग विल बी द स्लोएस्ट। यहाँ पे जो बताया गया है, जो फिगर अभी आप लोग देखें उसमें क्या आप बता सकते हैं कि किस कंडीशन में ब्रीदिंग रेट सबसे स्लो होगा। तो जिस समय बच्चा सो रहा है उस समय ब्रीदिंग रेट सबसे स्लोएस्ट होगा। इन विच इट विल बी द फास्टेस्ट, और सबसे ज़्यादा कब होगा, जब कोई एक्सरसाइज वाला काम कर रहा होगा उस समय सबसे फास्टेस्ट होगा ना। असाइन numbers to the pictures in the order of increasing rate of the breathing according to your
एक्सपीरियंस, जैसा कि भी हम समझा दिए हैं पीछे ही, तो आप लोग उसको क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। आगे देखो क्या लिखता है, हाउ डू वी ब्रीद, हम लोग ब्रीदिंग कैसे करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है 10.3, क्या है, हाउ डू वी ब्रीद। ठीक है, हम लोग ब्रीदिंग कैसे करते हैं। कहता है लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। चलो अब हम लोग जो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है ना उसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। कहता है नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स, जो हम लोगों का नाक का दोनों ये ओपनिंग देख रहे हो ना, इसको नोस्ट्रिल्स बोला जाता है, और इसी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, हवा को सबसे पहले भीतर ले जाते हैं। व्हेन वी इनहेल एयर इट पासेस थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स इनटू द नेजल कैविटी, और नोस्ट्रिल से जब एयर पास करता है तो वो कहाँ पहुंच जाता है, नेजल कैविटी में पहुंच जाता है मेरे प्यारे बच्चों। फ्रॉम द नेजल कैविटी द एयर रीचेज आवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप, और उसके बाद नेजल कैविटी से ये कहाँ चला जाता है, हमारे लंग्स में चला जाता है नेजल कैविटी से, थ्रू द विंड पाइप। कैसे, विंड पाइप से होते हुए वो हमारे लंग्स तक पहुंच जाता है। आगे बताया गया है लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी, और जो लंग होता है ना ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हमारी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है। देख सकते हैं आप फिगर 10.4 दिखाया गया है आपके बुक में, उसमें इसका फिगर है, मैं अभी उसको दिखाऊंगा आप लोगों को। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाई रिब्स ऑन द साइड, और उस कैविटी के दोनों साइड क्या होते हैं, रिब्स होते हैं। अ लार्ज मस्कुलर सीट कॉल्ड डायाफ्राम फ्रॉम, अब देखो एक मस्कुलर सीट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। ठीक है, फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, और ये जो डायफ्राम है ना ये चेस्ट कैविटी क्या करता है। अब देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे तुम लोगों को फिगर पहले दिखा देता हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आ सके। क्या हो रहा है ना, ऐसे कुछ भी समझ में आ नहीं रहा है। ठीक है, देखो क्या बताया गया है यहाँ पे, स्टोरी थोड़ा सा समझते हैं। कहता है कि सबसे पहले हम लोगों के जो नाक का सामने वाला जो दोनों छेद है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल। और इसी नोस्ट्रिल से होते हुए सबसे पहले कहाँ पे पहुंचता है, नेजल कैविटी में पहुंच जाता है। क्या, एयर कहाँ पे पहुंचता है, नेजल कैविटी में। और नेजल कैविटी के बाद क्या होता है, वो जो एयर है चलते हुए धीरे धीरे कहाँ पे पहुंचता है भाई, ये पहुंच जाता है कहाँ, लंग्स में। ये कहाँ पहुंच जाता है, लंग्स में। ये दोनों जो दिख रहे हैं ना आपको भाई साहब, ये दोनों क्या है, लंग्स हैं। अब देखो लंग्स के ऊपर आप लोगों को हड्डी दिख रहा होगा, यहाँ पे देख रहे हैं बोन्स दिख रहे हैं ना, ये जो बोन्स हैं इस बोन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रीब। ठीक है, तो एक केज के जैसा मतलब पिंजड़े के जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं रीब केज। क्लियर है यहाँ तक प्यारे बच्चों। तो जो ये रीब केज है, रीब केज के भीतर क्या रहता है, लंग रहता है। क्योंकि लंग तो बहुत डेलिकेट होता है, बहुत नाजुक होता है, तो उसको बहुत बचा करके रखना पड़ता है। तो उसके ऊपर में नेचर जो प्रकृति है पहले से एक संरचना दे के भेजी है कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर से मजबूत हड्डियों से बना हुआ पिंजड़ा लगा के दे दी है, ताकि क्या हो, जो हम लोगों का लंग है उसको किसी तरह का नुकसान ना पहुंच सके। आगे देखो जो डायफ्राम है, नीचे में मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, देख रहे हो ना यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं डायफ्राम। तो इतनी चीजों की बात अभी चल रही है जो ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझने में सहूलियत होगा जो मैं अभी बात कर रहा था कि डायफ्राम क्या था। अभी आप लोग देख लिए हैं, अ लार्ज मस्कुलर सीट कॉल्ड डायफ्राम फॉर्म द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, वो जो चेस्ट कैविटी है उसके फ्लोर को मतलब फर्श का निर्माण करती है। कहता है ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड द रिब केज। जब ब्रीदिंग होता है ना तो यही जो डायफ्राम है नीचे वाला जो पोर्शन है और जो रिब केज है दोनों तरफ जो हड्डी बना हुआ है, इसी के मूवमेंट के कारण क्या होता है, ब्रीदिंग हो पाता है। ये कैसे होता है इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। कहता है ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स एंड डायफ्राम मूव्स डाउन। जिस समय हम लोग क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, इनहेल करते हैं ब्रीदिंग के दौरान, देखो ऐसे, तो मेरा चेस्ट क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब रिब केज ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जो डायफ्राम है वो कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक। चेस्ट का जो रिब केज है ऊपर जाएगा और डायफ्राम नीचे की ओर मूव करेगा ड्यूरिंग इनहेलेशन। और जब हम लोग एक्सहेल करते हैं, जब श्वास को बाहर छोड़ते हैं, उस समय क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। देखना ना, देखना कैसे है, जैसे मैं सांस अभी भर रहा हूं, अब मैं क्या करूंगा, श्वास को छोड़ूंगा। तो जब श्वास हम लोग छोड़ते हैं तो रिब केज नीचे जाएगा और डायफ्राम कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो यही दोनों क्रिया क्या होता है
किस समय बताओ तुम लोग, जब हम लोग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं उस समय की बात हो रही है। आगे देखो, द लंग गेट फिल्ड विद द एयर ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। जब हम लोग एक्सहेलेशन करते हैं, मतलब जिस समय हम लोग श्वास लेते हैं ना, उस समय हम लोगों का जो लंग होता है उसमें क्या भर जाता है, एयर फील हो जाता है, एयर उसमें हवा भर जाता है। और ड्यूरिंग एक्सहेलेशन क्या होता है, रिब्स मूव डाउन, हम लोगों का रिब्स क्या जाता है, नीचे जाता है। और जो डायाफ्राम है मूव्स अप, और डायाफ्राम ऊपर की ओर गति करता है। इसमें क्या होता है, इट्स फॉर्मर पोजीशन, मतलब पहले के आकृति में वो वापस आ जाता है। दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ द चेस्ट, इसके चलते जो साइज है चेस्ट का वो छोटा हो जाता है, और जो कैविटी है वहां से जो एयर है वो पुश आउट हो जाता है। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी इसको और अच्छे से फिगर से समझाया गया है, वेट कीजिए, मैं सब बताऊंगा, एक एक करके सारा चीज समझाऊंगा ना। कहता है कि दिस मूवमेंट इन आवर बॉडी कैन बी फील्ड, और ये जो मूवमेंट है इस मूवमेंट को हम लोग बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। टेक अ डीप ब्रीथ, आप लोग क्या करेंगे, एक बार कस के सांस लेंगे, ऐसे ऐसे सांस लेंगे। कीप योर पाम ऑन द एब्डोमेन, अब अपने हाथ को अपने पेट पे आप रखेंगे। फील द मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन, और उसके बाद अपने पेट के मूवमेंट को क्या करेंगे, आप अनुभव करेंगे। व्हाट डू यू फाइंड, आप क्या फाइंड करते हैं कि जिस समय हम लोग इनहेल करते हैं तो हम लोगों का रीब केज ऊपर चला जाता है और डायफ्राम नीचे जाता है, और जिस समय हम लोग एक्सहेल करते हैं मतलब श्वास को बाहर छोड़ते हैं उस समय डायफ्राम नीचे जाता है और रिब केज नीचे जाता है इधर, और डायफ्राम क्या होता है, ऊपर की ओर जाकर के उसी में घुस जाता है। क्लियर है, चलो आगे देखो। आफ्टर हैविंग लर्नड दैट ड्यूरिंग ब्रीदिंग देयर आर चेंजेस इन द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी, इससे क्या होता है, डायफ्राम और रिब केज के मूवमेंट से जो चेस्ट कैविटी है, कैविटी करने का तात्पर्य है एक जगह छोटा सा बना हुआ है, तो ऐसे जैसे किसी चीज को हम लोग स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं तो उसका जगह बढ़ जाता है ना, इसमें ठीक स्ट्रेचिंग की तरह काम हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो चेस्ट कैविटी है उसका जगह थोड़ा बढ़ता है और फिर घटता है, फिर बढ़ता है और फिर घटता है, तो यही क्रिया वहां पे चलते रहती है। चिल्ड्रेन गोट इन्वॉल्व्ड इन द चेस्ट एक्सपेंशन कंपटीशन, और कभी कभी क्या होता है, आप लोगों को चेस्ट को एक्सपेंड करके और क्या करते, कॉन्ट्रैक्ट करके आप लोग क्या करते हैं, कभी कभी कुछ आप लोग करते हैं प्रतियोगिता। तो थोड़ा सा उससे पहले अभी हम लोग कुछ दिया गया है आप लोगों के लिए, उसको समझ लेते हैं। कहता है स्मोकिंग डैमेजेज लंग्स, जो स्मोकिंग है ना, जो सिगरेट वगैरह पीने की जो आदत है, इससे हम लोगों का क्या होता है, लंग को बहुत डैमेज पहुंचता है। तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों ना। आपके जो सर है ना, ये पुष्पेंद्र सर, ये बिल्कुल कुछ भी किसी तरह का कोई धूम्रपान नहीं करते हैं। और मेरे जो प्यारे बच्चे हैं, चूंकि वो मेरे स्टूडेंट हैं, तो उनको भी मैं यही सलाह दूंगा कि इन सारी चीज़ों से स्मोकिंग से हमेशा बचना चाहिए। आगे देखो, स्मोकिंग इज ऑल्सो लिंक्ड टू कैंसर। देखो जो स्मोकिंग करते हैं ना लोग, उनको क्या हो जाता है, एक बहुत ही घातक बीमारी हो जाता है जिसका नाम है कैंसर। उनको कैंसर नाम की बीमारी हो जाती है। यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को। इट मस्ट बी अवॉइडेड, इसलिए हम लोगों को स्मोकिंग से हमेशा बचना चाहिए। आगे देखो, जो यहाँ पे शुरू था, जो कंपटीशन कर रहे थे बच्चे, उसी को अब मैं कंटिन्यू करता हूँ। कहता है एवरीवन वाज बोस्टिंग, सभी लोग भांजते हैं। बोस्ट मतलब क्या होता है, हवा देना, भांजना ना। सभी लोग क्या करते हैं, बढ़ा चढ़ा करके किसी बात को कहते हैं। दैट सी ही कुड एक्सपेंड इट द मैक्सिमम, वो क्या कर सकते हैं, अपने चेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा फुला सकते हैं। हाउ अबाउट डूइंग दिस एक्टिविटी इन द क्लास विथ योर क्लासमेट्स, आप अपने क्लासमेट्स के साथ इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके क्या करेंगे, इस कंपटीशन को कर सकते हैं। और आप लोग देखेंगे नाप करके कि कौन अपने चेस्ट को कितना कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है। ये जो पुलिस वगैरह की बहाली होती है ना, फौज में, सेना में जो जाते हैं, उनको भी चेस्ट को एक्सपेंड करके, फुला करके दिखाना पड़ता है कि वो कितने श्वास को अंदर एक बार में इनहेल कर सकते हैं। ये एक तरह का टेस्ट भी है मेरे प्यारे बच्चों। चलो आगे देखो। कहता है एयर अराउंड अस हैज वेरियस टाइप्स ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स, जो हम लोगों के आसपास हवा होती है ना, उसमें बहुत सारे अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है। सच एज स्मोक, उसमें क्या होता है, स्मोक होता है मतलब धुआं। ठीक है, डस्ट हो सकता है, पॉलेंस भी हो सकते हैं। पॉलन ग्रेन समझते हैं आप लोग। देखिए जो गुड़हल का फूल होता है ना, मतलब चाइना रोज का फ्लावर होता है, तो उसको जब ऐसे ऐसे हाथ पे तुम ऐसे ऐसे 2-3 बार थपथपाओगे तो उस पर जो पीला पीला कलर वाला है तुम्हारे हाथ पे आ जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं पॉलन ग्रेन्स। आ रही है बात समझ में? तो उसी पॉलन ग्रेन्स की यहाँ पे बात चल रही है। एक्सेट्रा व्हेन वी इनहेल, और जब इनको हम लोग किसको,
स्मोक को, डस्ट को या पोलन पार्टिकल्स को जब हम गलती से श्वास ले लेते हैं, उसको ऐसे इनहेल कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, द पार्टिकल्स गेट ट्रैप्ड इन द हेयर प्रेजेंट इन आर नेजल कैविटी। तो उस कंडीशन में हम लोगों के नाक के भीतर जो नेजल कैविटी है उसमें वो जाकर के ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। हाउ एवर समटाइम्स दिस पार्टिकल्स में गेट पास्ट द हेयर इन द नेजल कैविटी, और कभी कभी क्या होता है ना, उस हेयर को वो पास करके हम लोगों के लंग में भी चले जाते हैं। दिस में इरिटेट द लाइनिंग ऑफ द कैविटी। इससे क्या होता है, हम लोगों की जो नेजल कैविटी की लाइनिंग है ना, उसमें इरिटेशन होने लगती है। आ रही है बात समझ में? एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी स्नीज, और उसी के कारण हम लोग क्या करते हैं, छींकते हैं। तो क्या होता है, जो स्नीजिंग है, जब हम लोग क्या करते हैं, छींकते हैं, तो इससे क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, स्नीजिंग एक्सपेल्स दिस फॉरेन पार्टिकल्स, और जो फॉरेन पार्टिकल्स हमारे नाक से भीतर चला गया है उसको क्या कर देता है, ये बाहर फेंक देता है। फ्रॉम द इनहेल्ड एयर एंड अ डस्ट फ्री क्लीन एयर इंटर्स आवर बॉडी, और इस तरह से अच्छा जो स्वच्छ एयर है वो हमारे बॉडी के भीतर जा पाता है। टेक केयर, हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, व्हेन यू स्नीज यू शुड कवर योर नोज सो दैट द फॉरेन पार्टिकल्स यू एक्सपेल आर नॉट इनहेल्ड बाई अदर पर्सन्स। जब भी आप छींके या खांसे तो आपको अपने हाथों को आपके मुंह के सामने रखना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए आप लोगों को, बताइए आप लोग, या फिर आप लोगों को रुमाल रख लेना चाहिए। कहाँ पे, नाक के छिद्र के सामने। यहाँ तक दिख रहा है? चलो देखो, नाउ वी हैव एक्टिविटी 10.4। अब हम लोगों के पास नया एक्टिविटी है 10.4। देखो क्या है, टेक अ डीप ब्रीथ, मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट विथ अ मेजरिंग टेप। आप लोगों को कस के क्या करना है, श्वास भरना है भीतर, और मेजरिंग टेप के माध्यम से अपना क्या करना है, चेस्ट का आपको साइज लेना है। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 10.2, और जो टेबल 10.2 है ना, उसमें अपने ऑब्जर्वेशन को आप लोगों को लिखना है। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट अगेन व्हेन एक्सपेंडेड एंड इंडिकेट विच क्लासमेट शोज द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट। ये तो हम लोग पहले से ही करते आ रहे हैं कि चेस्ट को आप लोग फुलाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसका मेजरमेंट लेकर के उसको आप लिखेंगे। आगे देखो क्या बताया गया है, वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बाय अ सिंपल मॉडल। देखो हम लोग जो मैकेनिज्म है ना किसका, ब्रीदिंग का, उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्या कहता है, एयर, अब देखो यहाँ पे सबसे पहला जो फिगर है तुम लोगों को अच्छे से दिख पा रहा है ना, इससे ज़्यादा बड़ा तो फिगर नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए इसी पे ध्यान से देखना। सबसे पहला इनहेलेशन में क्या होता है, जब हम लोग श्वास को भीतर लेते हैं उस समय क्या होता है, मैं पहले ही बात किया था ना कि आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए, जब इनहेलेशन होगा मतलब जब हम लोग श्वास को भीतर भरेंगे उस समय क्या होगा, श्वास आएगा विंड पाइप से भीतर, ठीक है, और जो रीब केज है ये देख रहे हो ना पिजड़े के जैसा, ये रीब केज क्या होगा, ऊपर की ओर मूव कर जाएगा, इसका शटर ऊपर उठेगा। और जो डायाफ्राम है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो डायाफ्राम है, ये कहाँ जा रहा है प्यारे बच्चों, ये जाएगा नीचे की ओर। क्लियर है यहाँ तक? और ऐसा होने से क्या होता है, इसका जो एरिया है, जैसे देखो पहले था इतना, अब इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिए, मतलब इसको खींच दिए दोनों तरफ, ऐसे ऐसे खींच दिए, तो खींचने के बाद क्या होगा, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इसका एरिया। यही इसका फंक्शन है। नीचे था डायाफ्राम जो नीचे की तरफ गया, और ऊपर था रीब के जो ऊपर की तरफ गया, और स्ट्रेच होकर के इसका एरिया क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। अब जब एरिया बड़ा होगा तो उसमें जो क्या है, एयर प्रेशर लो हो जाएगा। एयर प्रेशर क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, एयर प्रेशर हो जाएगा यहाँ पे लो मेरे प्यारे बच्चों। और जब एयर प्रेशर यहाँ का भीतर का लोअर हुआ और बाहर जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का एयर प्रेशर हाई है, तो एयर क्या होगा, इसके भीतर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब देखो नेक्स्ट फोटोग्राफ में क्या बताया गया है। अब नेक्स्ट फोटोग्राफ में समझाया गया है एक्सहेलेशन। क्या समझाया गया है, एक्सहेलेशन, मतलब जब हम लोग उच्छ्वास करते हैं, जब श्वास को बाहर छोड़ते हैं, उस समय क्या होता है, उस समय होता है ऐसा है कि जो रिबकेज है वो अपने जगह पे नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है, फिर से नीचे पिचक जाता है, और जो डायाफ्राम नीचे था वो डायाफ्राम ऊपर उठ जाता है। मतलब देखो यहाँ पे क्या होता है, मैं एक फिगर ड्रॉ करके तुमको दिखाता हूँ कि यहाँ पे होता एक्चुअली क्या है। देखो सबसे पहले क्या रहता है, जो रिब केज का साइज यहाँ पे क्या है, बड़ा है, ठीक है। अब जब डायाफ्राम क्या होगा, डायाफ्राम जाएगा भीतर की ओर ऐसे, और जो रिब केज भी है वो भी आएगा भीतर की ओर, तो जो चेस्ट कैविटी का साइज है वो साइज हो जाएगा छोटा। वो साइज कैसा हो जाएगा,
छोटा हो जाएगा। देखते हो ना, जिस बोतल में पानी भरा हुआ रहता है, जब उसको ऐसे कस के हम लोग दबाते हैं ताकत के साथ, तो जो पानी रहता है बाहर फेंकता है ना, एक्सपेल होता है, बाहर फेंकता है। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी होता है, जब ये दोनों तरफ से दबाता है ना, दबाव डालता है, तो जो भीतर का एयर प्रेशर है, लंग्स के भीतर का एयर प्रेशर, वो एयर प्रेशर कैसा हो जाता है, एयर प्रेशर हो जाता है हाई। और इसके चलते क्या होता है, जो भीतर की हवा है वो श्वास के माध्यम से नाक से हम लोगों की बाहर आ जाती है। तो यही बात यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से समझाया गया है इस फिगर में। चलो देखो क्या कहा गया है आगे। कहता है अफेक्ट ऑफ ब्रीदिंग ऑन द चेस्ट साइज ऑफ सम क्लासमेट्स। वो जो एक्टिविटी था उसको यहाँ पे भरने के लिए आपको बताया गया है। अब हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, आगे देखते हैं। टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स, लंग्स का जो एक्सपेंशन, इसको समझने के लिए पुल द रबर सीट फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड एंड वॉच द बलून्स। अब हम लोगों के पास देखो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ तो छूट रहा है हम लोगों का। क्या छूट रहा है भाई? टेक अ वाइट प्लास्टिक बोतल। एक्टिविटी एक छूट गया था मेरे प्यारे बच्चों, ये तो अभी मैं स्किप कर जाता। चलो देखो ऊपर में रह गया था, क्या है एक्टिविटी। नाउ वी हैव एक्टिविटी 10.5। इसमें क्या बताया गया है, टेक अ वाइड प्लास्टिक बोतल। आप लोगों को क्या करना है, एक चौड़ा प्लास्टिक का बोतल ले लेना है। रिमूव द बॉटम, और उसका नीचे वाला जो पार्ट है उसको काट करके हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। गेट अ वाई शेप्ड ग्लास। अब देखो इसका एक फिगर बनाया हुआ है, इसको थोड़ा सा फिगर हम लोग देख लेते हैं ताकि तुम लोगों को क्या हो, अच्छे से समझ में आ सके। ये देखो फिगर तो यहाँ है, बात वहाँ पे चल रही है। ये एनसीईआरटी में प्रॉब्लम होता है। देखो यहाँ पे फिगर दिखाया गया है, एक देख रहे हो ना, एक बोतल है हमारे पास। अब इस थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि तुम लोगों को अच्छे से दिख सके। देखो इस तरह से एक बोतल ले लेना है, ठीक है। और बोतल का नीचे वाला जो पार्ट है उसको तुमको क्या करना है, रिमूव कर लेना है, काट करके हटा देना है। और यहाँ पे क्या करना है कि एक तुमको बैलून लेकर के, बैलून को यहाँ पे क्या करना है, रबर बैंड की माध्यम से यहाँ पे बैलून को लगा देना है। तो इस तरह का कितना बैलून लेंगे, ये ले लिया आप। और ऊपर में एक देख रहे ना, इस तरह का फॉर्क शेप्ड बना हुआ रहता है, किसका, कांच का। ही आपको लैब में मिल जाएगा। इसके माध्यम से यहाँ पे भी क्या करना है, आप लोगों को 2 बैलून लगा देना है। यहाँ पे भी रबर बैंड की सहायता से इसको एडजस्ट कर देना है। ऊपर कॉर्क लगा हुआ है। तो अब क्या होगा, ये क्या था वहाँ पे थोड़ा सा यहीं पे समझा देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ गए। अब जैसे ही बलून को हम लोग क्या करते हैं, नीचे खींचते हैं, तो ये जो कैविटी है ना, ये एयर कैविटी, ये क्या होता है, बड़ा हो जाता है, जो वहाँ पे हम समझाए थे जस्ट वैसे ही। तो क्या होगा, ऊपर से एयर इसमें भर जाएगा और ये जो दोनों बैलून है ना, ये दोनों फूल जाएगा। तो जिस समय हम लोग श्वास ले रहे हैं तो ये इनहेलेशन को दर्शा रहा है। अब जब एक्सहेलेशन होगा तो क्या होता है भाई, ये देखो, जब जो रबर वाला बैंड था उसको नीचे की ओर ऐसे हम लोग घुसाते हैं तो क्या होता है, इसका साइज छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे एयर प्रेशर बढ़ जाने के चलते क्या होता है, एकदम बलून पिचक जाएगा और जो एयर है वो कहाँ चला जाएगा, बाहर रिलीज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्सहेलेशन। यही 2 बात आप लोगों को क्या किया गया है, यहाँ पे समझाया गया है मेरे प्यारे बच्चों ना। तो इसको अब थोड़ा सा मैं पढ़ के समझा देता हूँ आप लोगों को। कहता है कि गेट अ वाई शेप्ड ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब। आप लोगों को प्लास्टिक ट्यूब ले लेना है वाई शेप्ड का। मेक अ होल इन द लीड सो दैट द ट्यूब में पास थ्रू इट। एक लीड में आप लोगों को होल कर लेना है ताकि उसमें क्या हो सके, ट्यूब पास कर सके। टू द फोर्क्ड एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स टू डिफ्लेटेड बलून्स। और उसमें पिचका हुआ 2 बैलून्स को क्या करना है, लगा देना है रबर बैंड की माध्यम से। कहता है इंट्रोड्यूस द ट्यूब इनटू द बोतल एज शोन इन द फिगर 10.7। 10.7 फिगर में जैसे किया हुआ था मैं आप लोगों को पहले ही दिखा दिया हूं। नाउ कैप द बोतल, सील इट टू मेक इट एयर टाइट। और उसके बाद उसका कैप को लगा करके एयर टाइट बोतल को पूरी तरह से कर देना है। टू द ओपन बेस ऑफ द बोतल टाई अ थिन रबर ओवर द प्लास्टिक सीट यूजिंग अ लार्ज रबर बैंड। और नीचे भी आप लोगों को एक क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, नीचे में भी आप लोग एक क्या करेंगे कि उसमें लगा देंगे बलून। यहां तक क्लियर है? आगे देखो, कहता है टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग। लंग के एक्सपेंशन को समझने के लिए पुल द रबर सीट फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड्स एंड वॉच द बलून्स। नेक्स्ट पुश द रबर प्लास्टिक सीट अप एंड ऑब्जर्व द बलून्स, जो कि हम आप लोगों को पहले ही समझा चुके हैं। कहता है डिड यू सी एनी चेंज इन द बलून? यस वी ऑब्जर्व सम चेंजेज। क्या होता है, जब रबर सीट को नीचे खींच रहे थे तो बलून फूल जा रहा था, और जब रबर सीट को ऊपर हम लोग धक्काते रहते ऐसे तो बलून
पिचक जा रहा था। यही तो हम लोग ऑब्जर्व किए हैं। व्हाट डू द बलून्स इन दिस मॉडल रिप्रेजेंट। और वो जो मॉडल दिया हुआ था ना, तो थोड़ा सा मॉडल को देख लेते हैं। ये जो मॉडल दिया हुआ है मेरे बच्चे, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है, दो बात पूछा है। देखो यहाँ पे पूछा है कि ये जो दोनों बलून है ना, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बताइए। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं लंग्स को। किसको? लंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। और देखो जो नीचे वाला है, नीचे वाला जो बड़ा वाला बलून लगा हुआ है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये डायाफ्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डायाफ्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये दोनों बात को तुम लोगों को क्या करना है? याद करके रखना है ना। यही बात यहाँ पे पूछ रहा है। What do the balloon in this model represent? What does the rubber sheet represent? ये दोनों बात समझ में आ गया। आगे कहता है Now you should be able to explain the mechanism of breathing. अब आप लोग ब्रीदिंग के मैकेनिज्म को आसानी से क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि मैं इतने अच्छे से आप लोगों को समझा दिया हूँ। आगे देखिए, What do we breathe out? हम लोग जब ब्रीदिंग करते हैं तो हम लोग क्या बाहर छोड़ते हैं? कहता है टेक। अब देखो आपको पता है, पहले ही मैं बता चुका हूं कि जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं तो इनहेलेशन में हम लोग जो ऑक्सीजन रीच क्या करते हैं? एयर को भीतर ले जाते हैं। और जब हम लोग एक्सहेलेशन करते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर छोड़ते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को हम लोग बाहर छोड़ते हैं, आखिर उसका हम लोग जांच कैसे करेंगे? उसका जांच पड़ताल कैसे करेंगे? उसके लिए आप लोगों को एक एक्टिविटी यहाँ पे करवाया गया है, जिसको हम लोग एक्टिविटी 10.6 बोलते हैं। इसमें क्या बताया गया है? टेक अ सिलेंडर, क्लीन टेस्ट ट्यूब और अ ग्लास प्लास्टिक बोतल। आप लोगों को क्या करना है? एक सिलेंड्रिकल क्या लेना है? टेस्ट ट्यूब ले लेना है और उसको क्लीन कर लेना है। आगे क्या करेंगे? मेक अ होल इन इट्स लीड, और ऊपर से जो कॉर्क लगा रहता है कैप, उसमें एक छोटा सा छेद कर लेना है। एंड फिक्स इट ऑन द बोतल, और उसमें बोतल में फिक्स कर देना है, या जो टेस्ट ट्यूब है उसमें फिक्स कर देना है। पोर सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, और जो चूना होता है ना, जिससे घर में पुताई की जाती है, उसको उसमें घोल करके और उसके पानी को निथार लेंगे हम लोग, ऐसे करके अलग कर लेंगे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइम वाटर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उसको हम लोग बोलते हैं लाइम वाटर। और उसे ही क्या करना है? आपको प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद उस टेस्ट ट्यूब में उसको भर लेना है, उसके ऊपर से कॉर्क लगा करके, और उसमें हम लोग क्या करेंगे? एक स्ट्रो लगा देंगे, जैसा कि यहाँ देखो फिगर में तुम्हारा दिखाया गया है। ये फिगर दिख रहा है तुम लोगों को। यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में क्या किया हुआ है? एक स्ट्रो लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या लगा है? कॉर्क लगा हुआ है। ठीक है, इसमें टेस्ट ट्यूब में भरा हुआ है लाइम वाटर। ठीक है, और जो ये बच्चा है क्या करता है? अपने मुंह से जो सांस लेने के बाद सांस बाहर जो छोड़ रहा है, एक्सहेल कर रहा है, वो स्ट्रो के माध्यम से इसमें छोड़ता है। तो क्या होता है? यहाँ पे जो लाइम वाटर है ना, द कलर ऑफ दिस लाइम वाटर चेंजेस टू मिल्की वाइट। तो ये मिल्की वाइट कलर का हो जाता है, और यही शो करता है कि जो चीज़ हम लोग एक्सहेल कर रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्या है? बहुत अधिक मात्रा है। तो यहाँ तक बात आप लोगों को क्या है समझ में आ गई होगी। आगे देखो, ये थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख सके। दिख रहा है यहाँ तक? ब्रीथ फॉर बेटर लाइफ। क्या है इसमें? रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज। हम लोग को के जो पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, वो पुराने ज़माने में क्या करते थे? रेगुलर एक्सरसाइज करते थे। जो ट्रेडिशनल मेथड था वो था प्राणायाम। क्या था? प्राणायाम। प्राणायाम कहने का तात्पर्य होता है जिसमें श्वास, जो हम लोग सांस लेते हैं ना, ये जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है, इस पे बेस्ड जितना भी एक्सरसाइज है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राणायाम कहते हैं। कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लंग्स। और इस तरह का जब हम लोग प्राणायाम करते हैं तो ये हम लोगों के लंग के कैपेसिटी को क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। टेक इन मोर एयर, जिसके चलते हम लोग ज़्यादा मात्रा में क्या कर पाते हैं? एयर लंग में भर पाते हैं। दस मोर ऑक्सीजन कैन बी सप्लाइड टू द बॉडी सेल्स, और इसके चलते हम लोगों के बॉडी के सेल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिल पाता है। रिजल्टिंग इन रिलीज ऑफ मोर एनर्जी, और इससे हम लोगों को ज़्यादा मात्रा में क्या मिलता है मेरे प्यारे बच्चों? एनर्जी मिल पाता है। यहाँ तक समझ गए? लाइम वाटर वाला आप लोगों को ऑब्जर्वेशन में मैं बता दिया हूँ। अब हम लोग देखते हैं द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। अब देखो, जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं
और जब एक्सहेलेशन करते हैं तो उस समय क्या होता है, कितना ऑक्सीजन का परसेंटेज हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, उसके बारे में बताया गया है। कहते हैं कि जब इनहेलेशन करते हैं, जब हम लोग श्वास को भीतर लेते हैं, उस समय जो उसमें एयर जो होता है उसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो होती है 21%, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, 0.04%, मतलब 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। और जब हम लोग श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो उसमें आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। तो इसीलिए जो 21% ऑक्सीजन है ये क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। ये डिक्रीज होकर के कितना हो गया, सिर्फ 16.4% ऑक्सीजन बाहर आता है, ठीक है, और बाकी तो बॉडी में चला जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसमें बढ़ जाती है। पहले जो 0.04% था, जब हम लोग एक्सहेल करते हैं, मतलब बाहर जब इसको फेंकते हैं, तो उसमें 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो जाती है। ये बहुत बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको बहुत अच्छे से क्या करेंगे, याद करके रखेंगे। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। अब देखो मनुष्य में जो ब्रीदिंग हो रहा है उसके बारे में तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा। अब हम लोग देखेंगे ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स की दूसरे जीवों में ब्रीदिंग कैसे होता है। एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, लायंस, काउस, गोट्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स हैव लंग्स इन देयर चेस्ट कैविटीज। देखो जैसे हम लोगों के पास लंग होता है ना, जितने भी यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, इन लोगों के चेस्ट कैविटी में क्या होता है, लंग होता है, ह्यूमन बीइंग के जैसा, ठीक है। हाउ डू अदर ऑर्गेनिजम्स ब्रीद, लेकिन इनको छोड़ करके कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें ब्रीदिंग का जो मोड होता है थोड़ा दूसरे टाइप का होता है, और उनके जो ब्रीदिंग के लिए ऑर्गन्स होते हैं ना वो भी थोड़ा ह्यूमन बीइंग से डिफरेंट होते हैं। उसके बारे में अभी हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। डू दे ऑल्सो हैव लंग लाइक दोज ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, लेट अस फाइंड आउट। कॉकरोच, जो सबसे पहला चीज हमको पढ़ना है वो है कॉकरोच। किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, कॉकरोच के बारे में, तिलचट्टे के बारे में पढ़ेंगे कि वो श्वसन कैसे करता है। अ कॉकरोच हैज स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी। जो कॉकरोच के बॉडी के साइड में क्या होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे कॉकरोच का एक फिगर दिख रहा होगा, इनके दोनों साइड में क्या होते हैं, स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं, स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं, ठीक है। इनको स्पाइरेकल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, स्पाइरेकल्स बोला जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को इसके बारे में बताया गया है कि स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड ऑफ द बॉडी, अदर इंसेक्ट्स ऑल्सो हैव द सिमिलर ओपनिंग्स। और जो दूसरे इंसेक्ट्स होते हैं उसमें भी क्या होता है, इस तरह के ओपनिंग्स होते हैं ना। दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पाइरेकल्स। और इस ओपनिंग को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इस ओपनिंग को हम लोग स्पाइरेकल्स के नाम से जानते हैं। यहां तक क्लियर है। आगे देखो, इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स। और जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके पूरे बॉडी में एक एयर ट्यूब्स का नेटवर्क भी पाया जाता है। जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास कॉकरोच है, इसके पूरे बॉडी में देख रहे हो ना एक नेटवर्क जैसा दिख रहा है ना, जाल बिछा हुआ है। इस जाल को हम लोग बोलते हैं ट्रेकिया। क्या बोलते हैं, ट्रेकिया, ठीक है। तो ये जो जाल है, जो किसका नेटवर्क बिछा हुआ है, एयर ट्यूब्स का। किसका, एयर ट्यूब्स का। और इस नेटवर्क को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ट्रेकिया के नाम से जानते हैं। और ये किस चीज में काम आता है, फॉर गैस एक्सचेंज। इसका यूज है गैस का एक्सचेंज करना ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन रिच एयर रसेस थ्रू स्पाइरेकल्स। जो ये क्या होते हैं, छोटे जो इंसेक्ट्स हैं जैसे कॉकरोच, इनमें क्या होता है, एयर रिच, जो ऑक्सीजन रिच एयर है ना, इनके बॉडी में किसके द्वारा पहुंचता है, रसेस थ्रू स्पाइरेकल्स, स्पाइरेकल्स के द्वारा पहुंचता है इनटू द ट्रेकियल ट्यूब, डिफ्यूजेस इनटू द बॉडी टिश्यू। और वहां से डिफ्यूजन के माध्यम से ये कहां पे पहुंच जाता है, टिश्यूज में पहुंच जाता है। एंड रीचेज एवरी सेल ऑफ द बॉडी। और उसके बाद कहां चला जाता है, शरीर के सभी सेल तक वहां से ये पहुंचा दिया जाता है। कहता है सिमिलरली, और जैसे ये गया है, सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स गोज इनटू। और जो रिस्पिरेशन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो कहाँ चला जाता है, गोज इनटू द ट्रेकियल ट्यूब। वहां से वो पहुंचता है ट्रेकियल ट्यूब्स में, एंड मूव्स आउट थ्रू द स्पाइरेकल्स। और उनको फिर इस स्पाइरेकल्स के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जैसे हम लोगों का नोस्ट्रिल काम करता है ना, ठीक इसी तरह से जो छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उसमें क्या काम करता है, उसमें स्पाइरेकल्स
काम करता है, ठीक है, एयर को भीतर ले जाने और बाहर छोड़ने में, ठीक है। दीज एयर ट्यूब्स और द ट्रेकिया आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट्स। ये जो एयर ट्यूब्स है ना या ट्रेकिया जो है सिर्फ इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं। इस बात को आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा हमेशा कि सिर्फ एक किसमें पाए जाते हैं, इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं। एंड नॉट इन एनी अदर ग्रुप ऑफ द एनिमल्स, और किसी भी एनिमल के दूसरे ग्रुप्स में ये नहीं पाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे एक चीज छूट गया है, थोड़ा सा एक प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे कहता है बूझो वांट्स टू नो इफ कॉकरोचेज, स्नेल्स, फिश, अर्थवर्म्स, अंट्स एंड मॉस्किटोज ऑल्सो हैव लंग। नो, सम ऑफ देम हैव लंग्स वाइल सम अदर डू नॉट हैव लंग्स ना। इसमें से एक आध के पास लंग हो सकता है, लेकिन बाकी जो बताया गया है उसके पास लंग नहीं होता है। जैसे कॉकरोच के पास लंग नहीं होता है, स्नेल्स के पास नहीं होता है, फिश के पास नहीं होता है, अर्थवर्म के पास, एंट के पास, मॉस्किटोज के पास लंग्स नहीं होते हैं। इसमें से किसी के पास लंग्स नहीं होते हैं। चलो सब बता ही देते हैं आपको, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या कहा गया है। कहता है अब हम लोग पढ़ेंगे रिस्पिरेशन इन अर्थवर्म। अब हम लोग किसमें पढ़ेंगे, केचुए में रिस्पिरेशन कैसा होता है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ क्लास 6, ठीक है, क्लास 6 के चैप्टर 9 को आप एक बार याद करेंगे। दैट अर्थवर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन्स। अर्थवर्म कैसे ब्रीदिंग करते हैं, अर्थवर्म अपने स्किन के माध्यम से ब्रीदिंग करते हैं। द स्किन ऑफ एन अर्थवर्म फील्स मॉइस्ट एंड स्लिमी ऑन टचिंग। जब हम लोग उसकी स्किन को, अर्थवर्म की स्किन को छूते हैं ना, मैं बरसात के दिनों में पहले ऐसे हाथ पे रख के देखा हूँ, तो वो बहुत मुलायम होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत स्लिमी होते हैं ना, मॉइस्ट उनका बॉडी होता है, ठीक है, चिपचिपा होता है। गैसेस कैन इजिली पास थ्रू देम, और उनके जो ऊपर वाले जो त्वचा होता है ना, उसी से गैस क्या होता है, बहुत आसानी से उनके बॉडी में पास कर जाता है। थ्रू फ्रॉग, अब देखिए अब आगे चलता है बात। दो फ्रॉग्स हैव, अब फ्रॉग्स में कैसे रिस्पिरेशन होता है इसकी कहानी यहां से चलनी शुरू हो गई। दो फ्रॉग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स। जो ह्यूमन बीइंग्स की तरह फ्रॉग्स में क्या होते हैं, लंग्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। दे कैन ऑल्सो ब्रीथ, लेकिन दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। वे अपने स्किन के माध्यम से भी ब्रीदिंग कर सकते हैं। विच इज मॉइस्ट एंड स्लिपी, ठीक है, स्लिपरी। जो उनका स्किन होता है ना ऊपर का, वो मॉइस्ट मतलब एकदम चिपचिपा होता है, और स्लिपरी बहुत क्या होता है, फिसलन वाला होता है। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। आगे चलो देखते हैं तुम लोगों के बुक में क्या क्वेश्चन पूछा गया। देखो तो यहाँ पे एक बूझो क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, पूछता है बूझो है सीन इन टेलीविजन। इसने टेलीविजन में देखा है प्रोग्राम। क्या था उस प्रोग्राम में, वेल्स एंड डॉल्फिन्स ऑफन कम अप टू द वाटर सरफेस। जो वेल्स और डॉल्फिन्स होते हैं ना, कभी कभी क्या होता है, पानी की सतह पे आ जाते हैं। दे इवन रिलीज अ फाउंटेन ऑफ वाटर समटाइम्स वाइल मूविंग अपवर्ड, वाई डू दे सो, ठीक है। अब पूछ रहा है कि कभी कभी क्या होता है, जो वेल्स होते हैं ना और क्या डॉल्फिन्स जो होते हैं वो पानी की सतह पे आ जाते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं। देखो एक मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिगर अपने से ड्रॉ करता हूँ ताकि आप लोगों को मैं क्या कर सकूँ, समझा सकूँ ना, ताकि आप लोगों को मैं क्या कर सकूँ, समझा सकूँ। अब मान लीजिए कि ये एक वेल का क्या है, फिगर बना हुआ है। अब देखो इसके यहाँ पे क्या होता है, एक होल होता है, और इसी होल से क्या होता है, पानी जो है बहुत तेजी से ऊपर निकलता है। अरे ये बात समझ में। तो देखो जो डॉल्फिन और वेल है ना, दे आर मेमेलियंस लाइक ह्यूमन बीइंग। ये क्या है, मैमल कैटेगरी में आते हैं। तो ये इनके पास लंग होता है रिस्पिरेशन के लिए, इसीलिए पानी के भीतर श्वास नहीं ले सकते, तो इनको बार बार जो है ऑक्सीजनेटेड क्या एयर लेने के लिए आना पड़ता है सरफेस पे, पानी के सरफेस पे। और इसके ऊपर में एक क्या होता है, होल होता है, जिस होल के माध्यम से वो क्या करते हैं, जब एयर रिलीज करते हैं मतलब एक्सहेल करते हैं, तो पानी बहुत तेजी से ऊपर फेंकता है, जिसको वाटर फाउंटेन बोलते हैं। क्लियर हो गया, अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या यहाँ पे हो रहा है। चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं। ये जो बूझो का प्रश्न था आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखो, ब्रीदिंग अंडर वाटर। अब वैसे जो जीव जो पानी के भीतर रहते हैं उनमें कैसे ब्रीदिंग होता है इसके बारे में समझेंगे। कैन बी ब्रीद एंड सर्वाइव इन वाटर। क्या हम लोग पानी में श्वास ले सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट ब्रीद इन वाटर एंड वी कैन नॉट सर्वाइव टू। ठीक है, हम लोग पानी में ना ही सांस ले सकते हैं ना ही सर्वाइव कर सकते हैं। देयर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन वाटर। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जो पानी में श्वास भी ले सकते हैं, वहाँ पे सर्वाइव भी कर सकते हैं, जैसे कि फिश। देखो, हाउ डू दे ब्रीद अंडर वाटर। वो पानी में कैसे ब्रीदिंग करते हैं इसके बारे में हम लोग समझते हैं।
यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट गिल्स इन फिश हेल्प्स देम टू यूज ऑक्सीजन। जो मछली है ना उसमें गिल्स पाए जाते हैं जो उनको क्या करते हैं, उनको ब्रीदिंग में या फिर उनको रिस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ये क्या हेल्प करते हैं, ये जो ऑक्सीजन डिजोल्व होता है किसमें, वाटर में, गिल्स के पास क्या होता है कि गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन, ये स्किन का ही एक उभार होता है। मछली का गिल देखो यहाँ पे दिखाया गया है, फिश का गिल यहाँ पे दिखाया गया है, गलफड़ तुम इसको बोल सकते हो, ठीक है। गाल के पास जो थोड़ा सा कटा हुआ जगह रहता है ना, दैट इज कॉल्ड गिल, ठीक है। तो इसी गिल्स की सहायता से ये रिस्पिरेशन करते हैं। ह्यूमन बीइंग किसके, लंग की सहायता से करते हैं, जबकि मछली किसके सहायता से करते हैं, गिल्स की सहायता से। इसको एकदम याद कर लो, गिल्स की सहायता से करते हैं। गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन, और जब तुमसे कोई पूछे कि गिल्स क्या होता है तो बता देना कि प्रोजेक्शन होता है स्किन का। आगे कहता है यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प्स इन ब्रीदिंग। अब हम लोगों को यह समझना है ये जो गिल्स है कैसे ब्रीदिंग में हेल्प करता है। गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। ये जो गिल्स होते हैं ना, इनके पास जो ब्लड वेसल है उनका सप्लाई बहुत अच्छा होता है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और वहीं से गैस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। मेरे प्यारे बच्चों देखो मछली का यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये गिल्स का फोटोग्राफ है, आप चाहें तो अपने कॉपी में इसको बना सकते हैं। ब्रीदिंग ऑर्गन इन फिश, आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि राइट द नेम ऑफ ब्रीदिंग ऑर्गन इन फिश, तो आप वहां पे चुपचाप से आंसर लिख देंगे गिल्स। आगे देखो क्या बताया गया है, कहता है डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर, क्या जो प्लांट है उसमें भी रिस्पिरेशन होता है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ बिल्कुल, प्लांट्स भी रिस्पिरेशन करते हैं लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जैसा प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर, प्लांट भी रिस्पिरेशन करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, अपने आप को जीवित रखने के लिए। एज यू हैव लर्नड इन क्लास 6 दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन, वो भी ऑक्सीजन क्या करते हैं, भीतर लेते हैं। देखो क्या होता है, कैसे ऑक्सीजन को भीतर प्लांट्स लेते हैं। थोड़ा सा मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूं ताकि आप लोगों को दिख सके। इधर मैं दिखाता हूं थोड़ा अच्छे से, बड़ा थोड़ा करके, ठीक है, ताकि मेरे प्यारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके। देखो क्या है, हम लोगों के पास एक फिगर है, किस चीज़ का ये फिगर है भाई, ये फिगर है एक लीफ का। जो लीव्स होते हैं ना, लीव्स पे क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं, मतलब होल होते हैं। इस होल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये स्टोमेटा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस स्टोमेटा, इस स्टोमेटा का फंक्शन है कि ये क्या करते हैं कि हवा का एक्सचेंज, मतलब एयर के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ जो वाटर वेपर है उसको रिलीज भी करते हैं, मतलब ट्रांसपीरेशन में भी हेल्प करते हैं। क्लियर है। तो ये जो स्टोमेटा है इसी के माध्यम से वो गैस को एक्सचेंज करते हैं। जैसे हम लोगों का नोस्ट्रिल होता है ना, जैसे हम लोग नाक के माध्यम से हवा को अंदर ले जाते हैं, बाहर निकालते हैं, वैसे ही प्लांट्स इसी स्टोमेटा के माध्यम से क्या करते हैं, हवा को भीतर ले जाते हैं और बाहर निकालते हैं। यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है। कहता है इन द cells oxygen is used to break down glucose into carbon dioxide and water as in other organisms। जैसा कि हम लोगों के सेल में होता है कि ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं तो उसका यूज होकर के ग्लूकोज किस चीज़ में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है और वाटर में टूटता है। साथ ही साथ क्या निकलता है, एनर्जी निकलता है। ठीक इसी तरह से प्लांट्स में भी होता है। इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, लेकिन हम लोग सिर्फ नाक के 2 छेद से ले सकते हैं श्वास को भीतर। प्लांट कहीं से भी क्या कर सकता है, ऑक्सीजन को अपने बॉडी में ले सकता है इंडिपेंडेंटली ना, फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर सकता है, चूंकि उसके बॉडी पे क्या होते हैं, प्रत्येक जगह करीब करीब स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन चैप्टर 1 दैट द लीव्स ऑफ द प्लांट हैव टाइनी पोर्स। देखो जो प्लांट के लीव्स होते हैं ना, उस पे क्या होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। तो ये किस चीज में मदद करते हैं, दे हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिनके बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। और भी बहुत सारे पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, उनको अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पे जाना जाता है, जिसके बारे में आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। आ रही बात समझ में प्यारे बच्चों। पहली वॉन्ट्स टू नो वेदर रूट्स विच आर अंडरग्राउंड ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन, इफ सो हाउ। कहती है, ये जो पहली है जानना चाहती है कि जो रूट होते हैं वो तो जमीन के भीतर होते हैं, और क्या होता है ये अंडरग्राउंड रहते हैं, तो क्या ये भी ऑक्सीजन लेते हैं, और इन्हें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है भाई, और कैसे ऑक्सीजन लेते हैं। लाइक ऑल अदर लिविंग सेल्स, जो दूसरे जीवित लिविंग सेल है ना,
ऑफ प्लांट, किसका बात चल रहा है यहाँ पे, प्लांट का। द रूट सेल्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी, रूट सेल को भी एनर्जी जनरेट करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। यहां तक क्लियर है। रूट टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेसेज, और ये कहां से लेते हैं, एयर स्पेस में जो क्या होता है, ऑक्सीजन पार्टिकल होते हैं ना, एयर स्पेसेज प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल, वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन रहता है, और वहीं से ये अपना ऑक्सीजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। देखो ये दिख रहा है, ये वाला फिगर आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ देखो तो ये फिगर दिख रहा है ऐसे ऐसे वाला, ये रूट है। ये थोड़ा सा फिगर को क्या किया, उल्टा ड्रॉ कर दिया है ना, तो ये रूट इधर धंसा हुआ है, और ये देखो ये सॉइल पार्टिकल्स है ना, इनके बीच में जो क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसमें एयर ट्रैप रहते हैं, ठीक है, एयर छोटे छोटे ट्रैप रहते हैं, और यहीं से क्या करता है, सॉइल से ये जो रूट है, ये एयर को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लियर है, यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। आगे देखो क्या कहता है, कैन यू गेस व्हाट वुड हैपन इफ अ पोटेड प्लांट इज ओवर वाटर्ड, क्या होगा अगर हम लोग पोटेड प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी दे देंगे, तो वही जो उसके एयर गैप्स है ना, एयर स्पेस है, उसमें पानी भर जाएगा, और जो रूट हैं उनको प्रॉपर क्या एयर अवेलेबल नहीं हो पाएगा, और कुछ दिनों के बाद वो मुरझा करके मर जाएंगे। यही बात यहाँ पे कहा गया है। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट रिस्पिरेशन इज वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस, और इस चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा कि जो रिस्पिरेशन है वो बहुत वाइटल प्रोसेस है हम लोगों के लिए, और उसके बगैर हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स नीड टू रिस्पायर टू गेट द एनर्जी नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल। और इस तरह से हम लोगों का ये चैप्टर हो जाता है खत्म। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करेंगे, और वैसे बच्चे जिनको इसकी ज़रूरत होगी आपके फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करेंगे। शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा पुष्पेंद्र सर को सपोर्ट करेंगे, ताकि आप लोगों के लिए मैं नया नया वीडियो लेकर के आ सकूँ। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।